तो ये जो हमने अभी पोलराइजेबिलिटी डिफाइन की, जाहिर है कि इस पोलराइजेबिलिटी के कोई ना कोई डिमेंशन होंगे, और किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए कितना कम ज्यादा है, डिमेंशनलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज मोर कन्वीनियंट। तो अब हम बात करते हैं उन डाइलेक्ट्रिक्स की जिनको हम कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या माने है? पोलराइजेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू ई। तो अब वो टेंसर की बात खत्म करते हैं। वो एक अच्छी एक्सरसाइज थी सीखने की, आई थिंक पर्टिकुलरली मोर यूजफुल फॉर एमएससी स्टूडेंट्स। बीएससी का मुझे पता नहीं यदि इंडिया में किसी सिलेबस में हो तो। और डायमेंशनलेस बनाने के लिए इसको हम लिख देते हैं एप्सिलॉन 0 काई ई। अब ये जो क्वांटिटी है इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। हिंदी में क्या कहते हैं? शायद संवेदनशीलता। तो विद्युत संवेदनशीलता, ये जो वैल्यू है, अब ये डायमेंशनलेस है। कैसे कंफर्म करूं ये डायमेंशनलेस है? बहुत आसान काम है। कई बार देख चुके हैं पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गई, बाकी जो कुछ बचा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट इज एप्सिलॉन 0 ई प्लस ई। कौन सी है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड? नो, ई इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, जो कि अप्लाई करने के बाद, पोलराइजेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी की जगह क्या आया? एप्सिलॉन 0 काई ई, क्योंकि ये ई भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोलराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं परमिटिविटी। हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया। ये क्या थी एप्सिलॉन 0? वैक्यूम की परमिटिविटी। ये क्या है? एक किसी भी सब्सटेंस की परमिटिविटी जिसकी ससेप्टिबिलिटी ये है। और फिर हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कहते हैं एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0 जो है 1 प्लस काई ई, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटरचेंजेबली दोनों वर्ड्स ये यूज होते हैं। तो फॉर्मलिज्म तो हो गया, सब कुछ ठीक है, लगता है सब आसान हो गई लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पोलराइजेशन मालूम करने के लिए मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निर्भर करेगी? पोलराइजेशन के ऊपर निर्भर करेगी। तो फिर कैसे करें प्रॉब्लम को सॉल्व? कुछ सिंपल केसेस में तो सॉल्व कर ही सकते हैं जहां पे सिमेट्री हो। एक केस करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये सॉल्व एग्जांपल, बोले एक मेटल स्फीयर है, ये ग्रिफिथ्स में सॉल्व एग्जांपल है। इसका रेडियस है a, इसके ऊपर चार्ज दे दिया q। मेटल है तो सॉलिड है या हॉलो है कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज सारा सरफेस पे ही रहेगा। और इसके चारों तरफ एक दूसरा स्फीयर बना दिया, रेडियस b, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। अब ये बोलता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए मुझे बाउंड चार्ज कितना है वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कितना चार्ज पोलराइजेशन की वजह से होगा वही तो डिसाइड करेगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बट बाउंड चार्ज पता करने के लिए पोलराइजेशन पता करना पड़ेगा, और पोलराइजेशन पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी पड़ेगी। सो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व लाइक दिस, बट समथिंग एल्स कैन बी डन। वो क्या? क्योंकि इसके अंदर स्फेरिकल सिमेट्री है,
तो हम गॉसेस लॉ फॉर डिस्प्लेसमेंट जो है डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री, हमने पहले भी बात की थी फ्री चार्ज कितना है या फ्री चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो एक तो बाउंड चार्ज डेंसिटी है। बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है? बाउंड चार्जेस पोलराइजेशन की वजह से। फ्री चार्ज क्या है? जैसे ये फ्री चार्ज रख दिया है, तो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री चार्ज की वजह से हो या किसी भी और वजह से हो जो बाउंड चार्ज की वजह से नहीं हो, ये यूज करते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? d इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। इसके अंदर चार्ज 0 है, इंप्लाइज d इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज e इज इक्वल टू 0। कहां पर है e 0? फ्रॉम r इज ग्रेटर देन 0 टू लेस देन a। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? वही स्फेरिकली सिमेट्री यूज करते हैं, एंड देन वी से d इंटू 4πr² इज इक्वल टू q फ्री, and d is now epsilon e. As a result, e is q free epsilon relative, sorry, 4 pi, no, epsilon. और बाहर आ गए यहां पर कितनी होगी? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटसाइड, दिस इज फॉर for r is greater than b. Or we can also write epsilon as epsilon relative into epsilon 0 r², या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चूंकि हम के ही अक्सर यूज कर रहे हैं, मे बी विल कंटिन्यू टू यूज दैट। तो ये तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो अब ये बोलते हैं फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल हियर, अज्यूमिंग पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी। तो पोटेंशियल क्या है? V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl इंफिनिटी टू 0, विच इज माइनस इंफिनिटी टू B, B टू A टू 0। तो A टू 0 जो है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गई। पहली वाली टर्म क्या देती है? पहली वाली टर्म हमको देती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इंफिनिटी टू बी, यानी ये वाली। सो दैट गिव्स मी क्यू फ्री 4 पाई एप्सिलॉन 0 dr बटा r²। सो उसको इंटीग्रेट किया 1 अपॉन r, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन b माइनस q फ्री b से a के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर k और आ गया। So this is the value of the potential at r is equal to 0. अब चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, हमने शुरू में क्या कहा था, क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हमको बाउंड चार्ज चाहिए, बाउंड चार्ज पता करने के लिए पोलराइजेशन चाहिए। लेकिन चूंकि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम में लिया और उसमें स्फेरिकल सिमेट्री यूज की, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गई तो अब हमें पोलराइजेशन मालूम चल जाएगा।
और ए कितना है? इस रीजन के अंदर यही होगा पोलराइजेशन, जहां है ही नहीं उधर तो कहीं होगा पोलराइजेशन। इन यूनिट वेक्टर आर। तो इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई P डॉट यूनिट वेक्टर विच इज chi e q free upon 4 pi k b square। और अंदर क्या होगी? अंदर चूंकि एरिया अंदर की तरफ हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे और सिग्मा ऑन इनर सरफेस ए स्क्वायर। बहुत आसान तरीका है इसको चेक करने का कि ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मान ली यहां पर, ये अंदर चार्ज है, चार्ज एनक्लोज हो गया, दिस प्लस इनर चार्ज। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वापस पता करो, ऑब्वियसली उधर से आए हैं तो वही आंसर आएगा। ये कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं ओनली थोड़ा सा फेमिलियरिटी के लिए, क्योंकि हम डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट से बहुत काम में लेते हैं। पोटेंशियल का ग्रेडियंट पता किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पता किया तो चार्ज डेंसिटी आ गई, और ये रिपीटेडली यूज होता है। तो ऐसी अवस्था में ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, देखिए बाकी सब चार्ज वगैरह तो कांस्टेंट है, एक आर की डिपेंडेंस है, तो अलग अलग केसेस के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। ये जो कर चुके हैं, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर क्यूब, ये लास्ट वाले लेक्चर में किया था जिसमें ग्रेडियंट प्राइम कोऑर्डिनेट के साथ लिया था, तो इसलिए प्लस साइन आ गया। In fact, in general, if you take gradient of 1 upon r to the power of n, then you get minus n r to the power of n plus 2. क्यों यूजफुल है ये? इसलिए यूजफुल है कि यदि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो सबसे आसान उपाय ये है। और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए तो क्यू के ऊपर डिपेंड कर, 1 अपॉन आर जैसा है। डायपोल है तो पोटेंशियल उसके लिए निर्भर करता है 1 अपॉन आर स्क्वायर पे। इसी प्रकार बाद में देखेंगे और हायर मल्टीपोल्स आते हैं तो उसमें पोटेंशियल वेरी करता है 1 अपॉन आर टू द पावर ऑफ 4, 1 अपॉन आर टू द पावर ऑफ 3, है ना। तो अलग अलग जो वेरिएशन है पोटेंशियल का, उसके लिए हमेशा आपको ग्रेडियंट 1 अपॉन आर टू द पावर ऑफ n चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल। इसी प्रकार कुछ डाइवर्जेंस के, डाइवर्जेंस ऑफ अ यूनिट वेक्टर। तो क्या एक यूनिट वेक्टर का भी कोई डाइवर्जेंस है? एंड द आंसर इज यस। क्यों? इसको देखने के लिए डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, एंड आर वेक्टर जो है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर जो है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं डाइवर्जेंस ऑफ आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल बाय डेल एक्स, और इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट माने ith कंपोनेंट। सो ये हमको देता है, ये तो r है तो 1 अपॉन r, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर माइनस हाफ 1 अपॉन r क्यूब, x को एज इट इज रखा और 2x और आ गया। ठीक है।
So this quantity gives me 1 upon r minus x square upon r cube. बाकी दो कंपोनेंट और आएंगे, वो दोनों कंपोनेंट क्या देंगे? वो दोनों कंपोनेंट देंगे 1 अपॉन आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब, 1 अपॉन आर माइनस जेड क्यूब बाय आर, जेड स्क्वायर बाय आर क्यूब. नतीजा पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 अपॉन आर माइनस but this is r square, so this is 1 upon r. So क्या बचा? So this is divergence of a unit vector r. ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी करोगे, बट ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मैग्नेटिज्म में जब प्रॉब्लम्स करते हैं तो बहुत काम आती हैं ये चीज. तो ये तो सिर्फ यूनिट वेक्टर आर से लिया. नेक्स्ट काम मैं कर सकता हूं डाइवर्जेंस ऑफ आर बटा आर, विच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ, इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करना बहुत आसान काम है. क्यों? बिकॉज दिस इज 1 अपॉन आर स्क्वेयर डेल बाय डेल आर स्क्वेयर, और रेडियल कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट लिया तो आर डॉट आर हो गया, बाकी बचा 1 अपॉन आर. So this gives me just r del ये तो हमने किया था यूनिट वेक्टर से. यूनिट वेक्टर की जगह यही काम करें क्या लिखेंगे r के लिए? x y z. क्या देगा? पहला कंपोनेंट देगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स डेल बाय डेल वाई बाय वाई, so 1 plus 1 plus 1, so this quantity gives me 3. एक इंटरेस्टिंग केस और बात करना चाहते हैं, वो है जो कर चुके हैं ग्रेडियंट 1 अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर क्यूब. जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो स्वाभाविक है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वेक्टर है वो सेम वेक्टर है. तो मैं गॉस थ्योरम यूज करता हूं. गॉस थ्योरम क्या कहता है? किसी भी वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ओवर अ क्लोज सरफेस, और ये वॉल्यूम क्या है? एंटायर वॉल्यूम, ऑल स्पेस, ऑल ओवर द यूनिवर्स, सरफेस के अंदर अंदर. सो दिस बिकम्स डाइवर्जेंस ऑफ, ये वेक्टर क्या है मेरा? मेरा वेक्टर है ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर डी टाउ, और ये क्या है? ये इंटीग्रल माइनस आर अपॉन आर क्यूब डॉट ds. तो डाइवर्जेंस डॉट डेल, सो दिस क्वांटिटी गिव्स मी डेल स्क्वेयर 1 अपॉन आर ओवर ऑल वॉल्यूम. और ये क्या देगा? ये मैं एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उस सरफेस के ऊपर जो एरिया एलिमेंट है, दिस गिव्स मी इंटीग्रल आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई. वॉल्यूम एलिमेंट लेते तो एक डी आर और लेते. थीटा 0 to पाई, फाई 0 to 2 पाई. सॉल्व इट. आर कट गया, बहुत आसान है. इट जस्ट गिव्स मी -4 पाई. Now this is very interesting. Why is it very interesting? It is very interesting because हमने पहले जब भी डेल स्क्वायर बटा 1 अपॉन आर किया है तो हमने कहा दिस इज 0 फॉर ऑल आर एक्सेप्ट
लेकिन यहां पर तो वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू 0 भी आ गया, और r इज इक्वल टू 0 भी आ गया तो इसने क्या दिया मुझे 4 पाई दिया, which means I can write my del square 1 upon r as कि यदि r 0 नहीं है तो यह क्वांटिटी 0 है, तो यह हमेशा 0 देता है, और r यदि 0 है तो उसकी वजह से एक वैल्यू आ गई कितनी, -4 पाई, जो यहां पे निकाली। तो ये भी बड़ी यूजफुल क्वांटिटी है जो कई बार बाद में बात करेंगे इसके। तो ग्रिफिथ्स की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है 4.5, कहते हैं एक डाइपोल है यहां पर P1 और दूसरा डाइपोल है R दूरी पर यहां पर P2। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के ऊपर कोई टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क कैलकुलेट करना है, इसका इसके सेंटर ऑफ मास में, इसका इसके सेंटर ऑफ मास। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इज इक्वल टू चलो इस डायरेक्शन को हम I कह लेते हैं, इसको हम J कह लेते हैं। सो K इज आउटसाइड द बोर्ड। तो मुझे टॉर्क ऑन 1 इज इक्वल टू P1 क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल 2। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इसकी वजह से। सो E1 कितनी होगी, P डॉट आर, आर क्या है -I डायरेक्शन, और P क्या है +I डायरेक्शन। सो P डॉट आर विल गिव मी अ -3P2 -P2 इन द I डायरेक्शन। ये तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर यहां पर टॉर्क पता करना है। सो दैट टॉर्क विल बी P1 क्रॉस E1, where E1 is the electric field at this point due to 2. So E1 is equal to P2 की क्या डायरेक्शन है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं ना, तो P2 की क्या डायरेक्शन है I, R की क्या डायरेक्शन है -I, P डॉट आर क्या देगा -P2, और फिर R यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या देगा, ये भी देगा माइनस यूनिट वेक्टर -I, और ये क्या है, ये है -P, लेकिन P2 की वैल्यू क्या है +I की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस, yes, and P1 is equal to P1J, therefore P1 P2, J into I is K with a negative sign. अब यही काम फिर करते हैं with one difference. Torque on 2 is P2 into electric field at 2. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, तो P1 कहां है, ये रहा,
डॉट आर, ये तो जीरो हो गया, बाकी क्या बचा, तो दिस क्वांटिटी बिकम जीरो, माइनस पी जे, और P2 की क्या डायरेक्शन है, P2 की डायरेक्शन है तो I क्रॉस J क्या देगा, I क्रॉस J इज K एंड विद अ माइनस सिटिंग देयर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉइंट नंबर 2 पे ड्यू टू P1। तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो गया, रिजल्टेंट टॉर्क हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब, P क्रॉस E P2 P1। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है ठीक, इसलिए नहीं है ठीक क्योंकि दोनों केस में आपके पास टॉर्क की वैल्यू अलग अलग आ रही है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है। तो व्हाट हैपेंड टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये अलग अलग इसलिए आ रही है क्योंकि यहां हमने टॉर्क पता किया इसके अबाउट और यहां हमने टॉर्क पता किया इसके अबाउट, तो दोनों टॉर्क हमने पता किए हैं अलग अलग पॉइंट पे। और इन जनरल क्या होता है कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्रॉस टोटल फोर्स। यानी कि यदि हमको टॉर्क कंपेयर करने हैं तो P1 का टॉर्क निकाल लिया, वो यहां लिख दिया। अब P1 के लिए RCM ये रहा और F क्या है, F इज द फोर्स ऑन P1। तो P1 के ऊपर डायपोल पे फोर्स लगेगा, हां लगेगा, अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, क्या था फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू P डॉट डेल। तो आई विल लीव दिस एक्सरसाइज और देखिए कि ये टर्म भी कैलकुलेट करके देखिए, फिर दोनों का आंसर सेम आ जाए।